वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे मध्यकालीन इतिहास के बारे में, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे, जो कि बीए फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस में संकलित है। अर्थात आप बीए सेकेंड ईयर चतुर्थ सेमेस्टर में हैं, यानी बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर में आप हैं, तो आपको हिस्ट्री के अंतर्गत हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, यानी हिंदी में बोलेंगे आधुनिक विश्व का इतिहास पढ़ना होता है। और लगभग 1453 ईस्वी से लेकर के 1950 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। पुनर्जागरण से शुरुआत हम करेंगे। पुनर्जागरण से ही एक प्रकार से पढ़ना होता है आपको मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत। यानी अब आपको बता दूं, दो प्रकार के इतिहास आप पढ़ते हैं जब नई शिक्षा नीति लागू हुई 2020 से। एक तो इतिहास और एक प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास जो आप पढ़ते हैं वो केवल इतिहास नहीं होता है, उसमें आर्ट एंड आर्किटेक्चर दोनों शामिल होते हैं। तो आर्ट, आर्किटेक्चर एंड इतिहास वो शामिल होता है, तो वो एंसेंट हिस्ट्री है। और ये जो दूसरा वाला आपका होता है इतिहास, यानी जिसको आप मध्यकालीन इतिहास पहले जानते थे, अब इसको केवल इतिहास कहा जाता है। ठीक है, लेकिन चूंकि आप पहले से अवगत हैं मध्यकालीन इतिहास से, इसीलिए हमने कहा कि मध्यकालीन इतिहास यहाँ पर लिखना जरूरी है। बाकी हम चर्चा करेंगे हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में, अर्थात जो विश्व का इतिहास रहा है, आधुनिक इतिहास रहा या आधुनिक विश्व का जो इतिहास रहा उसके बारे में 1453 से लेकर के 1950 तक के इतिहास के बारे में हम विश्व के इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और बन सकते हैं। ये क्वेश्चन पेपर जो आपका है, ये मॉडल पेपर जो है आपका लिखित टाइप का मॉडल पेपर है, और आपकी परीक्षा में यही प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले, ये बात आप ध्यान रखिएगा। बीए फोर्थ सेमेस्टर में अगर आप हैं तो यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। आइए हम उन प्रश्नों को आपके समक्ष लाने का प्रयास करते हैं और उन पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं। बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर मध्यकालीन इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड 1453 AD टू 1950 AD, यानी कि 1453 AD टू 1950 AD। ओके, एडी माने होता है एनो डोमिनी। ठीक है, समझ रहे हैं, यानी कि जो ईसा मसीह थे उनके जन्म के 1453 साल बाद के इतिहास से लेकर के 1950 तक के इतिहास के बारे में हमको पढ़ना है। एनो डोमिनी मतलब होता है, ठीक है, आफ्टर डेथ, यानी उनकी मृत्यु के बाद। कुछ लोग आफ्टर डेथ बोलते हैं, कुछ लोग इसको एनो डोमिनी बोलते हैं, हालांकि आफ्टर डेथ उतना करेक्ट नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर डेथ, लेकिन आफ्टर डेथ नहीं है, एनो डोमिनी है वो। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, हालांकि इस पर आपको जाना नहीं है। आइए हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं खंड आ के प्रश्नों के बारे में। खंड आ में जो प्रश्न आपके दिए जाते हैं वो अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न होते हैं। ठीक है, सभी प्रश्न आपको वहाँ से करना अनिवार्य होता है। 10 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं अति लघु उत्तरीय में, 10 के 10 प्रश्न आपको करने होते हैं। एक प्रश्न का उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखना होता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। 2 अंक मिलते हैं आपको अगर आप अच्छे तरीके से उत्तर लिखते हैं तो। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पुनर्जागरण से क्या आशय है, या पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो हो सकता है केवल पुनर्जागरण लिख करके छोड़ दे, तो किसी भी स्थिति में आपको उत्तर में क्या लिखना होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको इसमें केवल पुनर्जागरण लिख करके मैं छोड़ूंगा, ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि भाई पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं, या पुनर्जागरण किसे कहते हैं, पुनर्जागरण से क्या आशय है, तमाम प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो पुनर्जागरण की अगर बात की जाए तो इसका जो प्रारंभ हुआ है वो इटली से हुआ है, और सबसे बड़ा जो कारण रहा है पुनर्जागरण के उदय का वो व्यापार का उदय रहा है। चूँकि जब व्यापारों का उदय हुआ तो पुनर्जागरण का उदय हुआ, और फ्लोरेंस जो शहर है इटली का, वो सबसे बड़ा केंद्र था उस समय जब एक प्रकार से पुनर्जागरण हो रहा था। पुनर्जागरण का मतलब होता है दोबारा जागना। ठीक है, दोबारा से जगना। पुनर् माने होता है पुनः, और जागरण माने होता है जागना, दोबारा जागना। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो पुनर्जागरण का आशय पश्चिमी सभ्यता के विकास में इसका संबंध जो है 14वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी के बीच हुए उस सांस्कृतिक प्रगति से होता है जो प्राचीन और लौकिक रोमन यूनानी सभ्यता से प्रभावित थी। ठीक है, तो ये था पुनर्जागरण आपका। पुनर्जागरण की बात की जाए तो आप देखते हैं पुनर्जागरण में जो समय रहा है पुनर्जागरण का, लगभग 1200 से लेकर के आप देखेंगे 1600 का जो इतिहास रहा है विश्व इतिहास में, वो पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। ठीक है, और आप देखिएगा कि जब एक प्रकार से आप देखते हैं तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया था 1453 ईस्वी में, और
कुस्तुनतुनिया जो था वो कुस्तुनतुनिया के जो रोमन साम्राज्य था उसका पतन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पे इससे बहुत बड़ा फैक्टर निकल कर के आता है, व्यापार के मार्ग खुलते हैं और कई प्रकार की चीज़ें होती हैं। आप देखते हैं ईसाई धर्म की जो कमजोरियां होती हैं वो जनता के सामने आने लगती हैं और इससे उनमें सुधार होना प्रारंभ होते हैं। तो इस प्रकार से जागरण जो होता है, दोबारा से जागना, तो उसी को बोलते हैं पुनर्जागरण। भारत के संदर्भ में अगर बात की जाए तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है पुनर्जागरण का जनक। आप सभी को पता होगा, चूँकि आप देखिएगा राजा राम मोहन राय ने पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया, उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा के माध्यम से भारत को आगे बढ़ाने का काम करने का प्रयास किया। ठीक है। इधर दयानंद सरस्वती जी वेदों के पुनरुत्थान वाद के बारे में, मतलब उसको वेदों की और लौटो जैसे नारों को दे रहे थे, वेदों को पढ़ने के लिए लोगों को बता रहे थे। इधर स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर चुके थे। तो भारत में ही पुनर्जागरण जो है हुआ। इसके अलावा यूरोप में तो पहले ही हो गया था। तो ये पुनर्जागरण होता है, विश्व इतिहास की मैं बात कर रहा हूँ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, द्वितीय विश्व युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच में हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध की अगर बात की जाए तो किसके किसके बीच में हुआ था भाई? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, सबसे पहले तो जाने कि कब हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध, तो आप लोग कमेंट करके बताइए भाई द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था और किसके किसके बीच में हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1914 से लेकर के 1918 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। इसमें इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, मतलब ऑस्ट्रिया, फ्रांस, रूस और आयरलैंड, ये सभी देश जो है आपस में युद्ध कर रहे थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में मैंने आपसे पूछा कि द्वितीय विश्व युद्ध एक प्रकार से किसके किसके बीच में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में आप देखिएगा दो गुटों में पूरा का पूरा राष्ट्र जो था वो बट चुका था। ठीक है। दो गुट कौन कौन से थे? एक तो था आपका धुरी राष्ट्र, कौन सा था भाई? एक था धुरी राष्ट्र। ठीक है, धुरी राष्ट्र, और दूसरा जो था उसको कहते हैं मित्र राष्ट्र। ठीक है। धुरी राष्ट्रों में कौन कौन से राष्ट्र शामिल थे? धुरी राष्ट्रों की अगर बात की जाए तो धुरी राष्ट्र में आपका जैसे कि जर्मनी, इटली, जापान और ऑस्ट्रिया, ये चार देश जो थे ये धुरी राष्ट्रों में थे उस समय। और मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन था, फ्रांस था और बाद में इसमें अमेरिका भी शामिल होता है, रूस तो पहले से ही था। यानी चार देश ये थे, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ यानी सोवियत यूनियन जो था उस समय, यानी रूस, और अमेरिका। तो अमेरिका और रूस एक ही पक्ष से युद्ध कर रहे थे, ब्रिटेन और फ्रांस भी इन्हीं की तरफ था और बाकी जर्मनी, इटली, जापान, ऑस्ट्रिया ये सब एक तरफ थे। आपको पता होगा जापान ने सोवियत संघ को पराजित भी कर दिया था। तो ये दो गुटों में पूरा का पूरा दुनिया जो थी वो बट चुकी थी। जो धुरी राष्ट्र थे उनमें जापान था, जर्मनी था, इटली था, ऑस्ट्रिया था। और मित्र राष्ट्रों की बात की तो मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन था, फ्रांस था, अमेरिका था और रूस था। तो ये एक प्रकार से चार चार लोगों ने युद्ध किया, मतलब चार देश मित्र राष्ट्रों में, और भी देश मित्र राष्ट्रों में थे, और धुरी राष्ट्रों के मुख्य चार देश। तो मुख्य मुख्य जो देश थे उसके बारे में मैंने आपको बताया। मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 1 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था और लगभग आप देखेंगे 6 वर्षों तक चला था। 8 मई 1945 ईस्वी को जर्मनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया था और इससे युद्ध जो है समाप्त हो गया था। आपको पता होगा जापान के दो जो है जगहों पर, नागासाकी और हिरोशिमा पर बम भी गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। ठीक है। तो लिटिल मैन और एक बम और कोई था, फैट मैन और लिटिल मैन, ऐसे कुछ था। ठीक है। तो 2 बम गिराए गए थे नागासाकी और हिरोशिमा पर, जिसका प्रभाव आज भी वहाँ पर दिखता है। द्वितीय विश्व युद्ध में अगर पूछा था कि भाई भारत के किस पक्ष में था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो था भारत ब्रिटिश उपनिवेश में था चूँकि, और इसीलिए भारत में खास करके जर्मनी के विरुद्ध जो है 1939 में युद्ध की घोषणा कर दी थी। तो कहीं ना कहीं पे यानी कि जो भारत था ये मित्र राष्ट्रों के पक्ष में था, क्योंकि जो जिस तरफ ब्रिटेन रहेगा उसी तरफ उस समय भारत रहेगा। चूँकि भारत जो था वो ब्रिटिश के उपनिवेश के अंतर था, यानी कि ब्रिटेन का गुलाम था उस समय भारत। तो इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध में जो भारत का, या प्रथम विश्व युद्ध में जो भारत रहा वो मित्र राष्ट्रों की तरफ रहा। ये बात ध्यान रखिए, ब्रिटेन जहाँ चाहता था वहीं यूज करता था भारत को। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों ने समझा द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रधान अवयवों यानी अंगों को बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रधान अंग हैं वो कौन कौन से हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ की बात की है तो इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में स्थित है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है जिनेवा। ओके। और आप देखेंगे कि अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र का पहला अधिवेशन होता है, जिसमें 50 राष्ट्रों ने एक प्रारूप पर हस्ताक्षर किया।
और इसके अलावा आप देखिएगा 26 जून 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर दी गई और 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रादुर्भाव हो जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर अवयवों की बात की जाए, अंगों की बात की जाए, तो इसके कई अंग हैं। जैसे कि पहला इसका अंग है इसका पहला अंग है साधारण महासभा, एक है वो। दूसरा अंग है सुरक्षा परिषद। तीसरा अंग है आर्थिक और सामाजिक परिषद। चौथा जो अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का वो है न्याय परिषद। पांचवा जो अंग है वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसके अलावा जो छठा जो इसका अंग है या प्रमुख अंग माना जाता है संयुक्त राष्ट्र का, वो है सचिवालय। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। महासभा या साधारण सभा की अगर बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग है जो साधारण सभा है। इसमें 7 सदस्यों की मतलब इसमें जो है समस्त सदस्यों को बैठने का हक होता है सभी सदस्यों को। और इसका अधिवेशन जो होता है महासभा का, ये वर्ष में एक बार सितंबर के महीने में होता है। सितंबर के तीसरे बृहस्पतिवार को शुरू होता है। और महासभा की जो बैठक होती है ये कहाँ पर होती है? ये अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी है, वहीं पर इसकी बैठक होती है महासभा की। जो सुरक्षा परिषद होता है, इसकी अगर बात की जाए तो सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य होता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। और सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी देश होते हैं, 10 अस्थायी देश हैं। जो अस्थायी देश हैं उनमें चाइना, फ्रांस, सोवियत संघ यानी रूस, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अगर बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो होता है ये संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के 14वें अध्याय में लगभग आप देखिएगा 92 से 96 धाराओं तक इसके संगठन और क्षेत्राधिकार का उल्लेख है। और इसका मुख्यालय जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का वो हेग में स्थित है, हॉलैंड में पड़ता है हेग, वहीं पर स्थित है। 15 न्यायाधीश और 9 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इसमें 15 न्यायाधीश 9 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं। और न्यायालय के सभी निर्णय जो होते हैं बहुमत से लिए जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये भी संयुक्त राष्ट्र का ही अंग है। इसके अलावा सचिवालय की अगर बात की जाए तो सचिवालय जो होता है ये 15वें अध्याय में 97 से लेकर के 101 जो धारा है चार्टर की, उसमें खास करके सचिवालय के बारे में बताया गया है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्य होगा उसको संपादित करने के लिए सचिवालय होगा। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय में एक महासचिव और आवश्यकता के अनुरूप अन्य कर्मचारी होते हैं। महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर महासभा के द्वारा की जाती है। और महासचिव जो होते हैं संयुक्त राष्ट्र का मुख्य प्रशासकीय अधिकारी होता है। न्याय परिषद की बात की जाए तो चार्टर का 8वां जो न्याय परिषद है, न्याय परिषद जो होता है वो एक प्रकार से चार्टर का जो 8वां न्याय परिषद के संबंध में विचार करता है। जो 8वां एक प्रकार से अध्याय है वो। ठीक है, और अनुच्छेद 75 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत न्याय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय न्याय व्यवस्था स्थापित करेगा जो समझौते के द्वारा संपादित होगा। तो ये सब जो हैं क्या हैं? ये सब मेरे प्यारे दोस्तों आपके क्या है भाई? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रधान अवयव हैं। इसके अलावा आर्थिक और सामाजिक परिषद भी संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख एक प्रकार से अंग है। आर्थिक और सामाजिक परिषद का संयुक्त राष्ट्र में महासभा तथा सुरक्षा परिषद के बाद तीसरा महत्वपूर्ण स्थान है। और इस संस्थान के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ के अराजनीतिक प्रकृति के जो उद्देश्य होते हैं उनको संपन्न किया जाता है आर्थिक और सामाजिक परिषद के द्वारा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रधान अवयवों यानी अंगों के बारे में जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न है बोल्शेविक की क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक की क्रांति का मतलब क्या होता है भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बोल्शेविक की क्रांति, बोल्शेविक की क्रांति सबसे पहले आप बताइए कि कब हुई थी। तो प्रश्न पूछा गया, वही पूछा गया कब हुई थी। तो बोल्शेविक की जो क्रांति हुई थी ये 1917 में हुई थी। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, बोल्शेविक की जो क्रांति है ये जो रूस की क्रांति है, रूस में होने वाली क्रांति, उसी को बोलते हैं बोल्शेविक क्रांति। ठीक है, बोल्शेविक रूस का एक राजनीतिक समूह था और इसी के द्वारा चूंकि किया गया था, ये बात ध्यान रखिएगा, क्रांति करी गई थी, इसीलिए इसको बोल्शेविक क्रांति बोलते हैं। रूस में 1917 ईस्वी में बोल्शेविक राजनीतिक समूह के द्वारा क्रांति की दशा और दिशा का निर्धारण और सक्रिय भूमिका निभाने के कारण से इसको बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। और बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ? निकोलस जो था उसकी तानाशाही, एक तंत्री और स्वेच्छाचारी शासन और पूंजीपतियों तथा सामंतों का अंत होता है।
और एक प्रकार से आप देखिएगा इसके बाद में रूस जो है एक प्रकार समाजवादी व्यवस्था के रूप में उभरता है। ओके, तो बोल्शेविक क्रांति के जो नायक थे उनकी बात की तो व्लादिमीर इलिच लेनिन जो थे, इनका नाम खास करके शॉर्ट फॉर्म में लोग लेनिन बोलते हैं। तो उन्होंने एक प्रकार से बोल्शेविक क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और लेनिन का जो जन्म हुआ था ये 1870 ईस्वी में हुआ था, ये बात ध्यान रखिएगा। और कम्युनिस्ट शासन के संस्थापक रहे हैं। कम्युनिस्ट शासन के संस्थापक कौन रहे हैं? व्लादिमीर इलिच लेनिन जो थे वही रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, और इस प्रकार से आप देखिएगा कि बोल्शेविक क्रांति यही थी जो रूस की क्रांति थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 5वां नंबर प्रश्न। आप देखिएगा पेरिस की संधि। पेरिस की संधि की बात की है तो पेरिस की संधि क्या संधि भाई? पेरिस की संधि किसे बोलते हैं? पेरिस की संधि, पेरिस में कई संधियां हुई थी, आपको मैं बता दूं। पेरिस की बात की है तो पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था 1919 में। पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था कब? 1919 ईस्वी में। 11 नवंबर 1918 को जब युद्ध विराम हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, तो उस विराम की संधि के बाद में क्या हुआ? पेरिस में एक शांति सम्मेलन प्रारंभ हुआ जिसमें लगभग 32 राष्ट्रों के 70 प्रतिनिधि शामिल हुए। और यह सम्मेलन पेरिस में 18 जनवरी 1916 को प्रारंभ हुआ और इस सम्मेलन में परास्त देशों को आमंत्रित नहीं किया गया था। आपको बता दूं कि पेरिस की जो संधि हुई थी ये इसमें 5 संधियां मुख्य रूप से शामिल हैं। पहली संधि थी जर्मनी के साथ वर्साय की संधि, ये हुई थी 28 जून 1919 को। और वर्साय की संधि कहीं ना कहीं पे द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण भी स्वीकार की जाती, क्योंकि वर्साय की संधि में जर्मनी पर इतना ज़्यादा एक प्रकार से थोप दिया गया कर और इतना ज़्यादा उस पर एक प्रकार से उसको लज्जित किया गया, बेइज्जत किया गया कुल मिलाकर के जर्मनी को, और उसी का बदला जो है द्वितीय विश्व युद्ध की रूप में हमारे समक्ष आता है। तो एक प्रकार से अन्याय किया गया, एक प्रकार से बोला जाए जर्मनी के साथ, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब एक तरफा निर्णय लिया गया। चूँकि जो मित्र राष्ट्र थे जैसे वो सब उसी के पक्ष में थे, मित्र राष्ट्रों के पक्ष में ही शासन प्रशासन सब था। तो पहली बात जर्मनी के साथ जो वर्साय की संधि हुई ये भी पेरिस की ही संधि है। दूसरी जो संधि हुई है वो संधि ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मनी की संधि, ये भी पेरिस की संधि है। तीसरी संधि पेरिस में जो हुई है ये हुई है बुल्गारिया के साथ न्यूली की संधि। और चौथी संधि हुई है पेरिस में ही हंगरी के साथ ट्रियानो की संधि। और 5वीं संधि पेरिस की संधि में आती है वो है टर्की के साथ सेब्रे की संधि। तो वर्साय की संधि जो हुई थी 1919 में, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो 6 मई 1919 को वर्साय की संधि का अंतिम प्रारूप बनकर के तैयार होता है। 230 पृष्ठों में ये छपा होता है, एक संधि पत्र होता है, 15 भागों में बटा हुआ होता है। इसमें लगभग 439 धाराएं होती हैं और 20,000 शब्द इसमें लगभग लिखे हुए होते हैं इस संधि पत्र में। और संधि जर्मनी से की गई थी है, ठीक है, वर्साय की संधि। ओके, बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, जर्मनी को 50 करोड़ पाउंड क्षतिपूर्ति के रूप में मित्र राष्ट्रों को चुकाना पड़ा था वर्साय की संधि के द्वारा। और वर्साय की संधि के अनुसार ऑस्ट्रिया और हंगरी साम्राज्य का अंत कर दिया गया, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और वर्साय की संधि पर जर्मनी ने विशाल शक्ति के दबाव के कारण से हस्ताक्षर भी किया था। और आप देखेंगे कि जर्मनी के सभी सैनिक अंगों पर कठोरतापूर्वक अंकुश लगा दिया गया इस संधि के द्वारा। और संधि की शर्तें जर्मनी पर थोपी गई थी जिससे जर्मन जो लोग थे वह संतुष्ट नहीं थे। जो ही उनको अवसर मिला फिर हिटलर ने वर्साय की संधि एक रद्दी कागज़ की तरह फाड़ डाला। और एक प्रकार से आप देखते हैं हिटलर ने क्या क्या कांड किया, ठीक है। तो हिटलर एक प्रकार से फेमस व्यक्ति है अपने ज़माने का, ठीक है। तो ये सब संधियाँ थी। आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है 6ठा नंबर प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? यानी प्रथम विश्व युद्ध जो लड़ा गया था वो कब से कब तक लड़ा गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो लड़ा गया था 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था और 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध 1918 में समाप्त हो गया था, ये बात ध्यान रखिएगा। इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, रूस, आयरलैंड ये सब इसमें शामिल हुए थे। अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध में आप देखिएगा अमेरिका शामिल नहीं हुआ था, बाकी रूस, आयरलैंड और ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली ये सब शामिल हुए थे, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और आप देखेंगे ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार जो थे उत्तराधिकारी थे आर्क ड्यूक फर्डिनेंड, उनकी सर्बिया द्वारा गोली मार करके हत्या कर दी जाती है और यहीं से प्रथम विश्व युद्ध एक प्रकार शुरू होता है। यही कारण बनता है मुख्य रूप से,
ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड की जो नौसेना थी वो विश्व में सबसे अच्छी सेना मानी जाती थी उस समय, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और 10 नवंबर 1918 को बर्लिन में एक आंतरिक सरकार का गठन होता है और युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर होता है 1918 में। और आप देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध में संसार के लगभग 30 देशों ने भाग लिया था, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और पेरिस शांति सम्मेलन भी हुआ था इसके बाद में। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में पेरिस में विजयी देशों का जो सम्मेलन हुआ था उसे पेरिस शांति सम्मेलन बोलते हैं। इसमें जो पराजित देश थे उनको बुलाया नहीं गया था। इसके बाद वर्साय की संधि होती है और वर्साय की संधि द्वितीय विश्व युद्ध की एक प्रकार से नींव डाल देती है। ओके, आगे देखते हैं। 7वां क्वेश्चन साहब देखिए, गैरीबाल्डी का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? गैरीबाल्डी का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो गैरीबाल्डी की अगर बात की जाए तो गैरीबाल्डी का जन्म जो हुआ था वो 1807 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था भाई? 1807 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1807 में। कहाँ पर हुआ था? तो इटली में हुआ था। किसका? गैरीबाल्डी का जन्म इटली में हुआ था। इटली का एक नीस नगर पड़ता है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। और गैरीबाल्डी के जो साथी हुआ करते थे वो लाल कुर्ती पहनते थे, मतलब कि लाल कमीज पहना करते थे। इसीलिए इनके दल को या इनके समूह को, जो गैरीबाल्डी का समूह था, उसको लाल कुर्ती दल कहा जाता था। ये बात भी ध्यान रखिएगा। ओके, तो इसलिए फेमस हैं ये, खास करके लाल कुर्ती दल के वजह से। आप देखिएगा गैरीबाल्डी एक प्रकार से आप देखिएगा कि गैरीबाल्डी में आप देखेंगे गैरीबाल्डी खास करके 1860 ईस्वी में गैरीबाल्डी ने सिसिली को स्वतंत्र करवाया और नेपल्स पर अधिकार स्थापित कर लिया। किंतु कैबूर की नीतियों से असंतुष्ट होकर के संपूर्ण जीती भूमि विक्टर इमैनुअल को देकर के कैप्रिया आकर के कृषि कार्य करने लगता है, जो ये होते हैं गैरीबाल्डी। ओके, और गैरीबाल्डी का इम्पोर्टेंट भूमिका रही है इटली के एकीकरण में भी। आप देखेंगे कैबूर की भूमिका रही है। कैबूर इटली के एकीकरण के लिए फ्रांस से सहायता लेने का पक्षधर था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे इटली में जन्म हुआ था इनका, गैरीबाल्डी का, और फेमस व्यक्ति हैं गैरीबाल्डी। ओके, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 8वां क्वेश्चन सर, टिलसिट की संधि। टिलसिट की संधि क्या थी भाई, बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। टिलसिट की संधि, टिलसिट की संधि की बात की है तो कब हुई थी और किसके बीच में हुई थी ये? तो 25 जून को हुई थी टिलसिट की संधि, 1806 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1806 ईस्वी में 25 जून को टिलसिट की संधि होती है। नेपोलियन बोनापार्ट थे, फ्रांस के थे ये, और प्रसा के जो शासक थे उसके बीच में हुई थी टिलसिट की संधि। नेपोलियन के और प्रसा के जो शासक थे उनके बीच में हुई थी टिलसिट की संधि। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। और नेपोलियन बोनापार्ट की अगर बात की जाए तो इनका जन्म जो हुआ था 25 अगस्त को हुआ था 1769 ईस्वी को, अजाकियो नगर में इनका जन्म हुआ था। ओके, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और नेपोलियन का जो समकालीन ऑस्ट्रिया का सम्राट था वो सम्राट फ्रांसिस द्वितीय था, और नेपोलियन जो थे वो फ्रांस के ही थे, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। नेपोलियन आप देखते हैं नेपोलियन शासक भी बनते हैं, और प्रसा के शासक उसके समय जब नेपोलियन था तो फ्रेडरिक विलियम तृतीय थे, और रूस में उस समय शासक जार शाही थी, जार शासन कर रहे थे। तो ये था एक प्रकार से नेपोलियन। अच्छा, नेपोलियन की अगर बात की जाए, नेपोलियन ने धार्मिक सुधार के लिए धार्मिक सहनशीलता और स्वतंत्रता की नीति को अपनाया। रोम के पोप से 1801 से 1802 ईस्वी में समझौता भी कर लिया था। नेपोलियन के समय फ्रांस जो था 102 प्रांतों में बटा हुआ था। तो फ्रांस को कहीं ना कहीं पे, अच्छा, नेपोलियन ने एक संहिता भी दी थी। नेपोलियन ने फ्रांस के लिए एक संहिता तैयार करी थी, कानून संहिता यानी विधि संहिता तैयार करी थी। उसको नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता था। और जब नेपोलियन का जो साम्राज्य था, जब नेपोलियन शासन कर रहा था, तो उस समय हॉलैंड, स्पेन, राइन का जो राजसंघ था, वर्सा, स्विट्जरलैंड, ये सब जो था वो नेपोलियन बोनापार्ट के अंतर्गत आता था। और आधुनिक युग का महान व्यक्ति माना जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को। लोकतंत्र का विरोधी था ये, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और राजधानी पेरिस स्थापित किया था इसने। तो ये टिलसिट की संधि का महान नायक था, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 9वां प्रश्न है, रक्तहीन क्रांति। रक्तहीन क्रांति कौन सी क्रांति है भाई? जिसमें एक बूंद भी खून नहीं गिरा था, वो क्रांति थी इंग्लैंड की क्रांति। रक्तहीन क्रांति को गौरवमयी क्रांति भी कहा जाता है। तो 1688 ईस्वी में इंग्लैंड की जनता के द्वारा चलाई गई क्रांति थी ये। और 17वीं शताब्दी की गौरवपूर्ण क्रांति जो है उसी को रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना था। इंग्लैंड की क्रांति बोलते हैं बहुत सारे लोग औद्योगिक क्रांति बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसको गौरवशाली क्रांति बोलते हैं,
और एक रक्तहीन क्रांति तो मैंने बोला ही आपको, मतलब बहुत सारे विद्वानों ने बताया है। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले ब्रिटेन से मानी जाती है और औद्योगिक क्रांति के रूप में मतलब उद्योगों का विकास हुआ और आप देखिएगा कई प्रकार की चीज़ों का विकास होने लगा इसमें। और यही था जो ब्रिटेन में कोयले और लोहे की खानों की अधिकता बढ़ने लगी, कृषि क्रांतियाँ होने लगी, सस्ते श्रमिक और धन की अधिकता और चालक शक्ति के कारण आप देखते हैं विश्व में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति इन्हीं सभी परिस्थितियों से क्या हुआ कि ब्रिटेन में चालक शक्ति ज़्यादा थी और श्रमिक और धन की अधिकता थी ब्रिटेन में, कृषि क्रांतियाँ ब्रिटेन में हुई और लोहे की और कोयले की खानें ब्रिटेन में थी, इसके कारण से ब्रिटेन में ही औद्योगिक क्रांति हो पाई। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हुए भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से रक्तहीन क्रांति है, औद्योगिक क्रांति कही जाती है। अगला प्रश्न है वॉल्टेयर कौन था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे वॉल्टेयर के बारे में। वॉल्टेयर कौन था भाई, फटाफट से आप बताइएगा। प्रश्न बड़ा ही अच्छा है आपकी परीक्षा के दृष्टि से, ध्यान रखिएगा। वॉल्टेयर कौन था भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो वॉल्टेयर की बात किया है तो वॉल्टेयर का जन्म जो हुआ था वो 20 फरवरी को हुआ था। कब हुआ था भैया? 20 फरवरी 1694 ईस्वी को वॉल्टेयर का जन्म हुआ था। चोटिनी नामक स्थान पर जन्म हुआ था। मॉन्टेस्क्यू का समकालीन होने के नाते वह कुछ समय तक उनका शिष्य भी रहा मॉन्टेस्क्यू का, और उसके बाद में मॉन्टेस्क्यू के विपरीत उसका स्वभाव और सिद्धांत जो है बदलने लगा और क्रांतिकारी हो गया। फिर एक प्रकार से आप देखते हैं जो मॉन्टेस्क्यू थे उतना क्रांतिकारी नहीं थे, लेकिन जो वॉल्टेयर था एकदम से क्रांतिकारी था। और वॉल्टेयर ने बहुत ही जल्दी अपने लेखों और विचारों के द्वारा फ्रांस और यूरोप में लोकप्रियता प्राप्त कर ली। प्रसिद्ध विद्वान वॉल्टेयर एक प्रकार से प्रभावशाली लेखक भी था, उच्च श्रेणी का कवि था, क्रांतिकारी इतिहासकार था, लोकप्रिय नाटककार था, महान दार्शनिक था और इसके अलावा सुश्रुत संपादक भी था और इसी के साथ साथ एक प्रथम श्रेणी का आलोचक भी ये था। ठीक है, पुरोहित से जन्मजात घृणा रखने और स्वयं दर्शन शास्त्र का महान पंडित होने के नाते उसके विचारों का अत्यधिक विकास और प्रचार होने लगा। चर्चवासियों, पुरोहितों और पोप के प्रभाव का कट्टर विरोधी था ये, और ये चाहता था कि चर्च का राज्य का अंग, मतलब चर्च जो है वो राज्य का अंग हो जाए, किंतु राज्य को चर्च के अधीन कदापि ना होना चाहिए, ऐसा भी कहता था। उसका कथन था कि समाज में चर्च के प्रभाव के अंत से ही वस्तुतः न्याय का प्रादुर्भाव संभव है, और इससे यह ना समझना चाहिए कि वॉल्टेयर एक नास्तिक विचारक था। उसने फर्ने नामक ग्राम में स्वयं एक चर्च का निर्माण कराया था और उस पर यह वाक्य भी उत्कीर्ण करवाया था वॉल्टेयर ने कि यदि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है तो उसके अस्तित्व का निर्माण करना ही आवश्यक होगा। तो ये वॉल्टेयर का कथन था। तो वॉल्टेयर नास्तिक भी नहीं था, लेकिन चर्च को एक प्रकार से चर्च को समाज के या राज्य के अधीन भी होना, मतलब कि बताता था कि होना चाहिए। तो इस प्रकार से वो क्या कहता था, वो क्या चाहता था भाई, वॉल्टेयर जो था वो चर्च राज्य का अंग हो ऐसा मानता था, किंतु राज्य को चर्च के अधीन जो है नहीं होना चाहिए। राज्य अगर चर्च के अधीन हो जाएगा तो फिर उस पर धर्म का एक प्रकार से चश्मा लग जाएगा। इसीलिए कभी चर्च का प्रभुत्व नहीं होना चाहिए किसी भी देश में। ठीक है, धर्म अगर प्रभावी हो गया देश पर तो फिर एक प्रकार से मानिए धार्मिक चीज़ें होंगी तो उसमें क्या होगा कि देश थोड़ा आगे नहीं बढ़ पाएगा, फिर धार्मिक चीज़ें उसमें ज़्यादा होती। पाकिस्तान को आप देख लीजिए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा कि जो वॉल्टेयर था ये विरोधी नहीं था चर्च का और ना ही एक प्रकार से नास्तिक व्यक्ति था एकदम से। इसको कहें कि भाई ये राज्य को चर्च के अधीन ना करते हुए ये चर्च के अधीन, मतलब राज्य के अधीन चर्च हो जाए, ये ऐसा मानता था कि राज्य के अनुसार चर्च चले, ना कि चर्च के अनुसार राज्य चले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, खंडवा की अगर बात किया तो 200 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना होता है, केवल 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। 8 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, उनमें से केवल और केवल आपको कितने प्रश्न करने होते हैं भाई, उनमें से केवल और केवल आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो आइए देखते हैं आप कैसे इन प्रश्नों के उत्तर को समझते हैं, मतलब कि कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं और उनके उत्तर को हम कैसे लिख सकते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, पहला प्रश्न है वर्साय की संधि का जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़ा। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, वर्साय की संधि का जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़ा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में ये प्रश्न आ सकता है। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। वर्साय की जो संधि हुई थी इसका जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़ा। आप सभी को पता होगा बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, क्योंकि वर्साय की जो संधि है इसी के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध जो है कहीं ना कहीं पे शुरू हुआ है, और वर्साय की जो संधि है इसका जर्मनी पर जो प्रभाव पड़ा वो बहुत एक प्रकार से
अपमानजनक अब जर्मनी को लगा था, चूँकि वर्साई की संधि की सभी शर्तें अपमानजनक ही थीं, परंतु जर्मनी ने उसे स्वीकार किया। जर्मनी के लगभग आप देखिएगा 23 वर्ग मील क्षेत्र जर्मनी से छीन लिया गया। लगभग 60 लाख आबादी कम हो गई जर्मनी की। 65% लोहे का भंडार जो था वो छीन लिया गया। 45% कोयले का भंडार, 72% जस्ते का भंडार, 57% शीशे का भंडार, 10% तैयार माल उससे ले लिया गया जर्मनी से। और एशिया के सभी उपनिवेश उससे छीन लिए गए। जितने भी उपनिवेश थे जो है इटली के, मतलब इसके जर्मनी के, वो सारे के सारे छीन लिए गए उससे। इसके अतिरिक्त बहुत सारे प्रतिबंध जर्मनी पर लगा दिए गए, आरोपित कर दिए गए। और निश्चित तौर पर यह अगर देखा जाए स्वतंत्र विचारधाराओं से तो यह एक अपमानजनक संधि मानी जाती है। जो वर्साई की संधि थी ये अपमानजनक संधि थी, और इसी के परिणाम स्वरूप 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध का श्री गणेश होता है। और निश्चित तौर पर आप देखिएगा प्रथम विश्व युद्ध की जो संधि हुई है ये वर्साई की संधि प्रथम विश्व युद्ध के बाद में द्वितीय विश्व युद्ध की नींव कहीं ना कहीं पे यहीं से पड़ जाती है, चूँकि अपमानजनक संधि थी। और पेरिस सम्मेलन में अनेक संधि एवं समझौते हुए हैं, परंतु उसमें जो वर्साई की संधि थी उसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इस संधि का जो मसविदा है 4 महीने में तैयार हुआ था। 320 पृष्ठ था, उसमें 15 भाग थे, 440 धाराएं थीं। 6 मई 1919 को पेश किया गया था ये संधि का जो प्रस्ताव था, और इसे स्वीकार भी कर लिया गया था, चूँकि स्वीकार करना ही था, मजबूर थी जर्मनी। इस मसौदे का जर्मन विदेश मंत्री ने विरोध किया, परंतु उसकी एक न सुनी गई। चूँकि सुनी क्यों जाती, चूँकि वो हार चुके थे अब। तो एक प्रकार से हारे हैं तो जो कुछ बताया जाएगा उसको सुनना ही पड़ेगा। जर्मनी ने लगभग 60,000 शब्दों का विरोध पत्र भी प्रस्तुत किया था इस संधि के को लेकर के, विरोध प्रस्ताव, यानी कि इसके विरोध में बातें बताई थी, लगभग 60,000 शब्दों में लिखा था। और 29 जून 1919 ईस्वी को खास करके इस मसौदे पर जर्मनी ने हस्ताक्षर कर दिया, और इसके बाद आप देखिएगा अन्य राष्ट्रों ने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिया। और अगले दिन के समाचार पत्र में 1919 ईस्वी की संधि को बदलने की बात कही गई। और वास्तव में वर्साई की संधि आरोपित संधि थी, और वर्साई की संधि के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जर्मनी पर भारी मात्रा में हर्जाना युद्ध के कारण के रूप में लाद दिया जाता है। आल्सास लारेन प्रदेश को जर्मनी से छीन लिया गया। कोयले की खदानों का क्षेत्र जो है सार को, जो एक प्रकार से जो सार प्रदेश था जर्मनी का, उसको फ्रांस को दे दिया गया, जहाँ पर कोयला खूब होता था। अधिकांश प्रदेश जर्मनी से छीन लिए गए। जर्मनी की पूर्वी सीमा जो पोलैंड थी, मतलब जो पूर्वी सीमा थी जर्मनी की, उसको पोलैंड को दे दिया गया। और अधिकांश उपनिवेश जो थे उसके, उस सभी को छीन लिया गया। सैनिक दृष्टि से जर्मनी को एकदम से पंगु बना दिया गया। तो ये सब जो था कहीं ना कहीं पे वर्साई की संधि का प्रभाव पड़ा जर्मनी पर। ठीक है, आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इटली का एकीकरण क्यों हुआ था, संक्षेप में बताइए। इटली का एकीकरण क्यों हुआ था, बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से बताएं फटाफट से। इटली का एकीकरण क्यों हुआ था, बताइए भाई, इटली का एकीकरण क्यों हुआ था। इटली का एकीकरण क्यों हुआ था, बढ़िया प्रश्न पूछा गया है, परीक्षा की दृष्टि से आपके इम्पोर्टेंट है। इटली का एकीकरण क्यों हुआ था, तो इटली का एकीकरण की अगर बात की जाए तो इटली का एकीकरण जो हुआ था वो आप देखिएगा कि जर्मनी का जैसे एकीकरण हुआ था, जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था वैसे ही इटली का एकीकरण हुआ था। और आप देखिएगा बिस्मार्क जो जर्मनी के एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण है, इटली के एकीकरण में जो भूमिका निभाता है वो खास करके आप देखिएगा नेपोलियन भी भूमिका निभाता है, इसके अलावा गैरीबाल्डी भी भूमिका निभाता है। ठीक है, तो जर्मनी की भांति इटली भी एक राज्य या राष्ट्र ना होकर के केवल एक भौगोलिक व्यवस्था थी। तो जब एक भौगोलिक व्यवस्था थी इटली, तो इसको एक प्रकार से एकत्रित करना जाहिर सी बात है ये लोगों का कर्तव्य बन जाता था। और उसके एकीकरण का आरंभ जो था वो नेपोलियन ने ही किया था। उसके अनेक छोटे बड़े राज्यों का विलय करके इटली के राज्य यानी किंगडम ऑफ इटली की स्थापना करी नेपोलियन ने। नेपोलियन के अधीन रहते हुए भी इटली में अनेक असामाजिक और प्रशासनिक सुधार किए गए। इटली के प्रसिद्ध कवि जो थे उस समय, उनका नाम था फॉस्कोला। उन्होंने नेपोलियन की प्रशंसा करते हुए उसे इटली का उद्धारकर्ता कहा है। यदि नेपोलियन का यूरोप में आविर्भाव ना हुआ होता, वो कहते हैं फास्कोला महोदय, मतलब फॉस्कोला महोदय, कि यदि नेपोलियन का यूरोप में आविर्भाव ना हुआ होता तो इटली अभी बहुत समय तक एक राष्ट्र के रूप में संगठित ना हो पाता, उन्होंने कथन कहा। तो कहीं ना कहीं पे इटली के एकीकरण में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाते हैं नेपोलियन। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप देखिएगा कि गैरीबाल्डी भी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। और आप देखेंगे कि
जो इटली है ये जर्मनी का एकीकरण हुआ, इटली का एकीकरण हुआ, तो इसी प्रकार से इटली का एकीकरण हुआ। चूँकि क्यों हुआ प्रश्न नहीं पूछा गया है, तो इसीलिए हुआ चूँकि ये एक राज्य नहीं था, बिखरा हुआ था, भौगोलिक स्थिति एक प्रकार से केवल भौगोलिक व्यवस्था ही था इटली, और इसीलिए जब भौगोलिक व्यवस्था था तो उसको इकट्ठा करना कर्तव्य बन गया, और इसीलिए नेपोलियन ने उसको किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। तीसरा प्रश्न, नेपोलियन के पतन के क्या कारण थे? बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। नेपोलियन का जो पतन हुआ वो क्यों हुआ, उसका कारण आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। नेपोलियन की अगर बात की जाए तो नेपोलियन के पतन के कई कारण थे। पहला कारण तो ये था भाई नेपोलियन के पतन का। नेपोलियन कौन था, सबसे पहले यही जान लेते हैं। नेपोलियन के बारे में आप जान लीजिए, क्योंकि नेपोलियन बड़ा फेमस व्यक्ति है। ठीक है, नेपोलियन कैसा व्यक्ति भाई, बड़ा फेमस व्यक्ति है नेपोलियन। ओके, नेपोलियन के बारे में मैंने आपको बताया भी था शायद, बिल्कुल। तो नेपोलियन की अगर बात की जाए, नेपोलियन का पतन इसलिए हुआ चूँकि आप देखिएगा कि नेपोलियन खास करके, अच्छा, नेपोलियन को क्रांति का पुत्र भी कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। नेपोलियन का पतन इसलिए हुआ, चलिए हम प्रश्नों पर ही आते हैं सीधे सीधे कि इसका पतन क्यों हुआ आखिरकार नेपोलियन का। पहला कारण ये रहा नेपोलियन के पतन का, चूँकि असीमित महत्वाकांक्षी था ये। इसकी महत्वाकांक्षा कभी एक प्रकार से कम नहीं हुई, लगातार बढ़ती ही गई। एक चीज़ को अपनाए फिर दूसरी चीज़ अपनाने के लिए आगे बढ़ता रहता था। तो नेपोलियन के पतन का सबसे प्रमुख कारण उसकी असीमित महत्वाकांक्षा ही थी, और उसकी समस्याएं जैसे जैसे बढ़ती गई उसकी महत्वाकांक्षा भी उसके साथ ही साथ बढ़ती गई, और इसके साथ ही उसके शत्रुओं की संख्या भी बढ़ती गई, और इसी कारण था इसका पतन हुआ नेपोलियन का। दूसरा कारण ये है नेपोलियन के पतन का कि सैनिक शक्ति पर आधारित साम्राज्य था इसका, नेपोलियन का साम्राज्य जो था वो सैनिक शक्ति पर आधारित था। और वो मतलब नेपोलियन कहा करता था कि विशाल सेनाओं के साथ परमात्मा चलता है, परंतु उसने यह विचार नहीं किया कि निरंकुश शक्ति के बल पर स्थापित साम्राज्य अस्थायी नहीं रहते हैं। और यूरोप में उसने सैनिक निरंकुशता स्थापित करने का प्रयास किया था नेपोलियन ने, और इससे उसके तमाम प्रकार के शत्रु पैदा हो गए थे। उसकी सेना में अनेक राष्ट्रीयता के लोग भी थे, और ऐसे विदेशी सैनिक के हृदय में राष्ट्र प्रेम या बलिदान की भावना नहीं थी। नेपोलियन ने फ्रांस की सेनाओं को शत्रु और मित्र देशों में उन्हीं के खर्चे पर या उन्हीं के खर्च पर ठहराने की नीति अपनाई थी, और इससे उन देशों में नेपोलियन के प्रति घृणा फैल जाती है। और उसकी सैनिक निरंकुशता की नीति के कारण से क्या हुआ कि लगभग संपूर्ण यूरोप उसका विरोधी हो जाता है नेपोलियन का, और स्वाभाविक रूप से नेपोलियन के साधन संयुक्त राष्ट्रों की सेनाओं की तुलना में कम हो गए। युद्ध में विजय के लिए सेना नायक तथा सैनिकों की वीरता के अतिरिक्त हथियारों और रसद की भी आवश्यकता होती है, और नेपोलियन को हथियार और रसद की कमी पड़ जाती है, और अंततः यह कमी उसकी पराजय का कारण बनती है। तो सबसे एक प्रकार से महत्वपूर्ण कारण ये भी रहा कि सैनिक शक्ति पर आधारित साम्राज्य था। तो सैनिक शक्ति पर आधारित जो राज्य होता है कभी भी भंग हो सकता है, अस्थायी नहीं हो पाता वो। ठीक है, तीसरा कारण इसका ये रहा नेपोलियन के पतन का कि महाद्वीपीय व्यवस्था। महाद्वीपीय व्यवस्था इसकी मैं अभी बताऊंगा, महाद्वीपीय योजना यहाँ पर प्रश्न हमने रखा है। हालांकि नेपोलियन की असफलता का एक जो महत्वपूर्ण कारण था उसकी महाद्वीपीय व्यवस्था, क्योंकि जो नेपोलियन था इसने इंग्लैंड के व्यापार पर चोट करके उसको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था, और परंतु शक्तिशाली समुद्री बेड़े के अभाव तथा इंग्लैंड को अन्न की आपूर्ति बराबर होते रहने के कारण से क्या हुआ, उसकी योजना असफल हो जाती है नेपोलियन की। और इसके कारण से क्या होता है, इस योजना के कारण ही नेपोलियन को अनेक राष्ट्रों से युद्ध भी करना पड़ा। महाद्वीपीय व्यवस्था ने एक उल्टी तोप का काम किया इसके लिए। हेजन महोदय ने इस संदर्भ में कहा कि इस नीति ने, यानी महाद्वीपीय व्यवस्था की नीति ने नेपोलियन को खास करके अनिवार्य रूप से आक्रामक युद्धों की नीति में उलझा दिया, जिसके परिणाम विनाशकारी हुए और भारी कीमत चुकानी पड़ी इसकी नेपोलियन को, और वो भारी कीमत थी पतन इसका। चौथा कारण था इसके पतन का इंग्लैंड की सामुदायिक शक्ति, क्योंकि नेपोलियन के पतन का एक कारण था इंग्लैंड की सामुद्रिक जो शक्ति थी, जो सामुद्रिक शक्ति, चूँकि इंग्लैंड में सामुद्रिक शक्ति ज़्यादा थी, समुद्र में उनकी पावर ज़्यादा थी इंग्लैंड वालों की। इंग्लैंडों का समुद्रों का पर एक प्रकार से एकाधिकार था, और 1797 से लेकर के 1798 ईस्वी में इंग्लैंड ने फ्रांस, स्पेन और हॉलैंड के जल बेड़ों पर अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध कर दिया था।
इंग्लैंड की नौसैनिक श्रेष्ठता में से खासकर नेपोलियन को यह विश्वास हो गया कि वह समुद्र पर इंग्लैंड से विजय प्राप्त नहीं कर सकता और उसने ब्रिटेन की शक्ति के मूल आधार व्यापार को नष्ट करके उसके पराजित करने की महाद्वीपीय योजना बनाई। परंतु अंग्रेजों की सामुद्रिक शक्ति के कारण से क्या हुआ, वो जो महाद्वीपीय योजना इसने बनाई थी नेपोलियन ने, वह भी असफल हो जाती है। तो ये भी एक प्रकार से कारण रहा है, चूँकि इंग्लैंड की सामुद्रिक शक्ति मजबूत थी और इसी कारण से इसकी महाद्वीपीय योजना जो थी वो ख़त्म हो जाती है। पांचवा कारण था नेपोलियन के खास करके पतन का, कि नेपोलियन का जो रूसी अभियान था खास करके जो 1812 ईस्वी में इसने किया था, ये इसके लिए घातक सिद्ध हुआ नेपोलियन के लिए, क्योंकि नेपोलियन ने अपने दुस्साहसी अभियान के विषय में स्वयं कहा था कि संभवतः मैंने मास्को जाकर के मतलब बहुत बड़ी भूल कर दी है। और इस युद्ध में उसकी जो दुर्दशा होती है नेपोलियन की, जब ये रूस पर चढ़ाई करता है, रूस के लिए युद्ध करता है, तो खास करके इस युद्ध में उसकी जो दुर्दशा होती है उसकी प्रतिष्ठा को कम कर देती है कहीं ना कहीं पे। तो ये था एक प्रकार से नेपोलियन के पतन का कुछ कारण जो कि मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। चौथा प्रश्न है, महाद्वीपीय योजना से आप क्या समझते हैं। अच्छा, ये महाद्वीपीय योजना जो है, ये योजना इसी की योजना है, किसकी, नेपोलियन की ही योजना है महाद्वीपीय योजना। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो महाद्वीपीय योजना इसकी क्या थी भाई, क्योंकि क्या हुआ कि ट्राफालगर की पराजय के पश्चात क्या हुआ कि नेपोलियन ने क्या करा कि इंग्लैंड को समुद्र के मार्ग से पराजित करने का विचार त्याग दिया। चूँकि अब चूँकि समुद्री मार्गों में इंग्लैंड जो था वो एक प्रकार से बहुत विशाल शक्ति थी, तो अब नेपोलियन को ये लगने लगा कि भाई इसको तो हम ऐसे हरा नहीं सकते समुद्र के माध्यम से, तो अब महाद्वीपों के माध्यम से हम इसको हराने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए क्या किया उसने, एक प्रकार से समुद्री मार्ग से पराजित करने का जो विचार था नेपोलियन के मन में, उसको त्याग दिया। और इसका कारण यह था कि बिना शक्तिशाली जहाजी बेड़े के इंग्लिश चैनल को पार करना एक प्रकार से असंभव था। और इंग्लैंड को जीतने के लिए नेपोलियन ने एक योजना बनाई और इसी योजना का सुझाव जो है माउंट गेलार्ड महोदय ने 805 ईस्वी में सम्राट को एक स्मृति पत्र के रूप में दिया था। माउंट गेलार्ड ने कहा था कि इंग्लैंड पर व्यापार के माध्यम से ही आक्रमण करना चाहिए, ब्रिटेन के व्यापार को नष्ट करना मानो इंग्लैंड के हृदय पर आघात करना है। मतलब अगर इंग्लैंड का व्यापार नष्ट हो गया तो आप ये मान करके चलें कि इंग्लैंड का अगर व्यापार नष्ट हो जाएगा तो इससे क्या होगा, इंग्लैंड के व्यापार के नष्ट हो जाने से इंग्लैंड का एक प्रकार से हृदय मान लीजिए काम करना बंद कर दिया। थॉम्पसन महोदय कहते हैं इस संदर्भ में कि नेपोलियन कहता था कि फ्रांस एक आत्मसंतुष्ट राज्य है जो अपने उत्पादन पर ही निर्भर है, परंतु ब्रिटेन जो है वो एक उत्पादन व व्यापार करने वाला देश है और जो इतना अधिक माल बनाता है कि उसे दूसरे राज्यों में बेचा जाता है और अन्य व्यापारियों की तरह उसे मतलब उस माल के वाहन तथा विक्रय के बदले में धन कमाता है। यदि उसे उस व्यापार को चलाने से रोक दिया जाए तो उसके धन की पूर्ति रुक जाएगी और उसका दिवाला निकल जाएगा और फिर वह अपने द्वारा या अपने मित्रों के द्वारा चलाए हुए युद्ध को संचालित नहीं कर सकेगा। यही नीति थी नेपोलियन की और खास करके यह नीति भी असफल हो जाती है इंग्लैंड के लिए जो उसने लगाया था। नेपोलियन ने अनेक व्यापारिक आदेशों द्वारा योजना को सफल बनाने का प्रयत्न किया, परंतु ये योजना एक प्रकार से सफल ना हो सकी। ठीक है, तो ये था एक प्रकार से महाद्वीपीय योजना। महाद्वीपीय योजना की असफलता के कई कारण थे। पहला कारण तो था भाई कि महाद्वीपीय योजना को पूर्ण रूप से कभी लागू नहीं किया जा सका। नेपोलियन अंग्रेज माल की तरक्की को रोकने में असफल रहा। दूसरी बात, शक्तिशाली जहाजी बेड़े की कमी में क्या हुआ, चूँकि अभाव था और इस अभाव में यूरोप में हज़ारों मील लंबे फैले समुद्र तट की रक्षा नेपोलियन के लिए संभव नहीं थी, जबकि इंग्लैंड की जल सेना जो थी वो काफ़ी शक्तिशाली थी। और यही कारण था कि नेपोलियन की महाद्वीपीय जो व्यवस्था थी ये असफल हो जाती है। तीसरा कारण इसका ये था कि यूरोप के राज्य अनेक वस्तुओं के लिए इंग्लैंड के आयात पर ही निर्भर करते थे और इन चीज़ों के अभाव में जनता को बड़े कष्ट हुए। जनता ने अपने देश की सरकारों को नेपोलियन की इस योजना को त्यागने के लिए कहा, क्योंकि जब इंग्लैंड से ही एक प्रकार से खरीदते थे, एक प्रकार से जो यूरोप के अन्य राज्य थे इंग्लैंड के आयात पर ही निर्भर थे, इंग्लैंड से ही माल जाता था उनके पास। तो भाई जब ये बंद कर देंगे अपने राज्य में, अपने देश में नेपोलियन की भाई वहाँ से व्यापार नहीं करना, तो फिर जनता क्या करेगी, जो जनता को तो सामान चाहिए। तो इसीलिए ये भी एक प्रकार से एक कारण रहा है नेपोलियन की महाद्वीपीय योजना को एक प्रकार से असफल होने का।
चौथा कारण रहा है नेपोलियन ने अपनी योजना को दूसरे देशों पर शक्ति के बल पर लागू किया था, परंतु इस असंभव योजना के पालन की आशा व्यर्थ थी और जब भी अवसर मिला इन देशों ने इस योजना का परित्याग किया। तो ये भी एक कारण रहा। इसके अलावा महाद्वीपीय योजना का नेपोलियन के मित्र देशों ने ईमानदारी से पालन नहीं किया और पुर्तगाल और स्पेन ने इंग्लैंड को सहयोग प्रदान कर दिया और इसी कारण से आप देखिएगा इसकी योजना जो है ये असफल हो जाती है और खास करके इंग्लैंड जो है इसकी चंगुल से निकल जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं और यही सब कारण है एक प्रकार से नेपोलियन के पतन का भी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, सभी लोग देखिएगा। प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न है 5वां नंबर, फ्रांस की क्रांति के विश्वव्यापी प्रभाव का उल्लेख कीजिए। फ्रांस की क्रांति का जो विश्वव्यापी प्रभाव था उसके बारे में आपसे पूछ रहा है प्रश्न। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। फ्रांस की जो क्रांति हुई थी इसका विश्वव्यापी प्रभाव क्या पड़ा, बताएं। तो फ्रांस की क्रांति का जो विश्वव्यापी प्रभाव पड़ा ये एक प्रकार से आप देखिएगा कि फ्रांस की क्रांति के विश्वव्यापी प्रभाव हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फ्रांस की क्रांति खास करके आधुनिक विचारधाराओं का केंद्र बिंदु थी, जिसमें विशेषाधिकार और निरंकुश शासन, पुरातन व्यवस्था पर एक प्रकार से विजय प्राप्त करी गई इस क्रांति के द्वारा। और फ्रांस की क्रांति जो थी वो केवल फ्रांस की क्रांति नहीं थी, ये यूरोप की क्रांति भी थी और यूरोप ही नहीं, आप इसको संसार की क्रांति के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि जब फ्रांस की क्रांति हुई पूरे संसार पर इसका प्रभाव पड़ा। नेपोलियन के बाद केवल क्रांति के नारे ही गए, समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व, इन नारों ने मानव समाज को प्रभावित किया। और इसका पहली बात तो हम फ्रांस पर प्रभाव देख लेते हैं कि फ्रांस की क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो फ्रांस की क्रांति का फ्रांस पर जो प्रभाव पड़ा वो खास करके वहाँ की जनता जो फ्रांस की थी, जो कि बहुत सारे वर्षों से खास करके कष्ट में थी, उसे राहत मिलती है, दैविक सिद्धांतों का अंत होता है, फ्रांस को लिखित संविधान मिलता है, सामंतवाद का वहाँ पर अंत होता है, मानव अधिकारों को मान लिया गया, पादरियों की दशा में परिवर्तन हुआ, चर्च का रूप बदला, बुद्धिजीवी वर्ग ने अनेक करिश्मे बताए, मध्यम वर्ग का जन्म हुआ, समाजवाद का विकास हुआ और 1830 ईस्वी और 1848 ईस्वी की क्रांतियाँ भी फ्रांस की क्रांति का ही प्रभाव है, जो कि एक प्रकार से दिखती हैं। तो 1789 की जो क्रांति है इसका प्रभाव फ्रांस पर तो खूब पड़ा ही, इसके अलावा यूनान में स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ उस पर भी फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव देख सकते हैं। यूनान में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ वो 1824 से 1829 के मध्य हुआ और इस युग में आप देखेंगे यूनान में राष्ट्रीय जागृति आई, टर्की के अधीन था यूनान। फ्रांसीसी क्रांति की विचारधारा जब वहाँ पर गई तो राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता की इच्छा जो है कहीं ना कहीं पे सभी लोगों में दिखी। यूनान ने अपना प्रथम चरण 1821 से 1824 ईस्वी तक मोरिया के विद्रोह यानी 1821 ईस्वी और यूनान का द्वितीय जो संग्राम हुआ 1824 से 1829 तक दिखाई दिए। अंत में टर्की से युद्ध हुआ 1828 से 29 ईस्वी में और उसके बाद में एड्रियापोल की संधि होती है। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता यह थी कि यह क्रूरतापूर्ण था, निरंकुशता के खिलाफ था और यूरोप के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी जो कि फ्रांस की क्रांति से प्रभावित थी। और तीसरी बात, इसमें इटली और जर्मनी पर भी प्रभाव पड़ा था फ्रांस की क्रांति का, क्योंकि फ्रांस की क्रांति का प्रभाव यूनान में ही नहीं बल्कि आप अन्य जगहों पर भी देख सकते हैं, इसमें इटली और जर्मनी पर प्रभाव। 1815 ईस्वी के बाद आप देखते हैं इटली और जर्मनी के राज्यों में भी आप फ्रांस की क्रांति का प्रभाव देख सकते हैं। 1815 ईस्वी से 1870 ईस्वी तक इस कार्य को सफलता मिली। नेपोलियन के कार्यों ने जर्मनी को एक राष्ट्र निर्माता के मार्ग पर ला करके खड़ा कर दिया और फ्रांस की क्रांति खास करके आप देखते हैं फ्रांस की राज क्रांति से प्रेरित होकर के जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना बढ़ती है और नेपोलियन ने जर्मनी के 31 राज्यों का जर्मन संघ में एक प्रकार जर्मन संघ बनाया था, जो कि जर्मनी का एकीकरण जो किया था वो इसी ने किया था, किसने? नेपोलियन ने ही किया था। तो 31 राज्यों को एक प्रकार से मिला करके जर्मन संघ का निर्माण किया था और इससे राष्ट्रीयता की भावना भी बढ़ी थी और इसका जो एक प्रभाव जो पड़ा था खास करके ये फ्रांसीसी क्रांति का ही प्रभाव था, जिसके कारण से ये सारी चीज़ें हो पाई। तो ये फ्रांसीसी क्रांति का विश्व स्तर पर प्रभाव जो था वो मैंने आपको बताया। अगला प्रश्न आप देखिए, 6वां नंबर प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति के परिणाम लिखिए। औद्योगिक क्रांति का क्या क्या परिणाम हुआ भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। औद्योगिक क्रांति की अगर बात की जाए तो जो इंग्लैंड की क्रांति उसी को औद्योगिक क्रांति कहा जाता है
औद्योगिक क्रांति का प्रभाव पड़ा। सबसे पहली बात मतलब परिणाम, सबसे पहला परिणाम ये हुआ कि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हुई। पहला काम क्या हुआ, श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हुई। क्योंकि जब औद्योगिक क्रांति हुई तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, श्रमिकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई और श्रमिकों को निश्चित घंटों तक कारखानों में काम करना पड़ता था, जिसके लिए उन्हें पर्याप्त वेतन मिलता था। और अनेक व्यक्ति जो थे कृषि और शिल्पकारी इन सभी का त्याग करके कारखानों में श्रमिक कार्य करने के लिए उद्भूत हो चुके थे। उनके रहन सहन का स्तर ऊंचा होने लगा था। श्रमिकों के मतलब कि जो लोग कारखानों में नौकरी करते थे वो लोग कृषि के लोगों से ज़्यादा कमा लेते थे। उनके रहन सहन का जीवन स्तर ऊंचा होने लगा। श्रमिक दल और व्यावसायिक संघ निर्मित होने लगे और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, श्रमिकों की संख्या में वृद्धि होती है। ये औद्योगिक क्रांति का ही परिणाम हुआ। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और अगला आप देखिएगा, जो दूसरा परिणाम निकला औद्योगिक क्रांति का, वो परिणाम है सुख साधन और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। क्योंकि व्यावसायिक क्रांति जो हुई या जो औद्योगिक क्रांति हुई, इसने इंग्लैंड को इतना अधिक धन संपन्न बना दिया और ऐश्वर्यशाली बना दिया कि इससे क्या हुआ, फ्रांस और नेपोलियन के विरुद्ध लंबी अवधि तक युद्ध का संचालन करता रहा इंग्लैंड और उसके भीषण भार को वहन करता रहा। और अंततोगत्वा नेपोलियन के शोषण और स्वेच्छाचारिता के प्रतीक साम्राज्य को ध्वस्त करने में सफलता प्राप्त करता है इंग्लैंड। तो एक प्रकार से ये जो है औद्योगिक क्रांति का ही परिणाम है। तीसरा परिणाम पड़ा ये कि भाई कुप्रथाओं की उत्पत्ति हो जाती है। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या होता है, कुप्रथाई की जो है वो उत्पत्ति हो जाती है कुप्रथाओं की। और औद्योगिक क्रांति जो हुई, इसने क्या किया, अंग्रेजी समाज में अनेक कुप्रथाओं और दोषों की उत्पत्ति कर दी। इसके परिणाम स्वरूप ही शिल्पकारी और कुटीर उद्योगों का विकास अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। बेकारों की संख्या बढ़ने लगती है और राजनीतिक क्षेत्र में संसद संबंधी सुधारों और लोक सत्तावादी भावनाओं का आरंभ भी आप देखते हैं। ये जो है औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप ही हो सका है, मतलब ये सब हुआ है। और इसी क्रांति के परिणाम स्वरूप महाद्वीप के सभी देशों के श्रमिकों में राजनीतिक जागरण का विकास हुआ और वे संगठित होने लगे। तो ये सब एक प्रकार से इसका परिणाम हुआ औद्योगिक क्रांति का, जो कि मैंने आपको बताया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारक के रूप में मार्टिन लूथर की भूमिका का परीक्षण कीजिए। बढ़िया प्रश्न आपसे पूछा गया है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है, प्रोटेस्टेंट जो धर्म है एक प्रकार से ये कैथोलिक धर्म का एक प्रकार से डेवलप रूप है, या उसकी जो बुराइयां थी जो एक प्रकार से ईसाई धर्म की, उसको त्याग करके नई विचारधाराओं को आगे बढ़ाने का काम प्रोटेस्टेंट धर्म के लोगों ने किया। तो प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारक के रूप में जो मार्टिन लूथर था, इसकी भूमिका क्या थी। तो लूथर का जो जन्म हुआ था, मार्टिन लूथर का 1483 ईस्वी में हुआ था। थूरिजिया नामक स्थान पर हुआ था, एक किसान परिवार में हुआ था। और प्रारंभ में आप देखिएगा कानून का विद्यार्थी था मार्टिन लूथर, लेकिन धीरे धीरे उसकी रुचि धर्म की ओर बढ़ने लगती है और आगे चल करके आप देखिएगा पुरोहित की दीक्षा लेता है ये मार्टिन लूथर, और ब्रिटेन वर्ग के विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र का प्राध्यापक नियुक्त हो जाता है। और मार्टिन लूथर धर्मशास्त्र के गहन अध्ययन में लग गया। कैथोलिक चर्च के प्रति उसकी अपार श्रद्धा ने उसे रोम तक जाने पर विवश कर दिया, किंतु रोम पहुंच करके उसे बहुत बड़ा धक्का लगा। कैथोलिक धर्म के अंदर बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त था। उसका विकृत स्वरूप जब उसने देखा तो सोचने पर बाध्य हो जाता है मार्टिन लूथर, और इसने 1517 ईस्वी में पहली बार पोप के कार्यों का विरोध किया और लगभग 95 सिद्धांतों की एक सूची प्रस्तुत करी, जिसमें पोप के सिद्धांतों का विरोध किया गया था। और यह सूची उसने गिरजाघर के मुख्य द्वार पर टांग दी थी मार्टिन लूथर ने, और इसमें तर्क के द्वारा पोप के धर्म का विरोध किया गया। मार्टिन लूथर का यह कथन था कि इस विषय में कोई भी व्यक्ति उसमें तर्क कर सकता है, और पोप के धर्म का विरोध करने के कारण से लूथर द्वारा प्रचलित यह धर्म प्रोटेस्टेंट धर्म या प्रोटेस्टेंट रिलीजन के नाम से संबोधित किया गया। और जर्मनी में इस धर्म का प्रचार बहुत तीव्र गति से हुआ। और आप देखिएगा जर्मनी में प्रोटेस्टेंट चर्च की स्थापना की गई। उत्तरी जर्मनी की अधिकांश जनता लूथर के नवीन धर्म की अनुयायी बन जाती है, और लूथर के इस व्यवहार ने कैथोलिक धर्म के स्वामी पोप को बौखला दिया और प्रोटेस्टेंट धर्म एक प्रकार से आगे बढ़ने लगा। ईसाई धर्म का दूसरा भाग बोल सकते हैं इसको। और लूथर को धर्म का शत्रु घोषित कर दिया, जो कैथोलिक धर्म के स्वामी थे, पोप थे। और लूथर ने पोप को खास करके इस घोषणा से उत्तेजित होकर के उसे खास करके क्या कर दिया,
उसे ब्रिटेन वर्ग के बाज़ार में जनता के समकक्ष जो है एक प्रकार से क्या कर दिया, जनता के समक्ष उनको सौंप दिया कि अब जनता तुम्हारी एक प्रकार से धुलाई करेगी, अब जो कुछ करना होगा करेगी। और कैथोलिक धर्म का अंत जो है नहीं चाहता था वो पोप की उद्घोषणा से पूर्व वह कैथोलिक धर्म के प्रति श्रद्धा रखता था, परंतु प्रोटेस्टेंट धर्म एक प्रकार से कहीं न कहीं पे उसके विचारों को इसने बताया। और 1519 ईस्वी में मार्टिन लूथर ने कहा भी था कि मैं ईश्वर तथा उसकी समस्त सृष्टि के समकक्ष जो है शपथ पूर्वक कसम खाया था कि शपथ पूर्वक कहता हूँ कि रोमन चर्च की शक्ति को नष्ट करने का मेरा कोई विचार नहीं है और ना तो पहले रहा है। मैं उसकी प्रभुसत्ता में विश्वास रखता हूँ और एक प्रकार से मैं उसको नए दिशा की ओर ले जाने का प्रयास करता हूँ। लूथर ने जो धर्मशास्त्र का लूथर ने जो कि धर्मशास्त्र का प्रेमी और कैथोलिक धर्म का विरोधी था, अब प्रोटेस्टेंट मत को प्रभावशाली बना करके यूरोप के धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्र में एक क्रांति का बिगुल फूंक देता है। और उसकी इस नवीन विचारधारा ने कालांतर में कि आप देखते हैं यूरोप में प्रोटेस्टेंट धर्म का रूप धारण कर लेती है और पोप और उसके अनुयायियों ने लूथर को धर्म का विरोधी घोषित कर दिया और उसके विरुद्ध सैनिक शक्ति को क्रियाशील बनाया गया, जिसके क्या हुआ कि इधर उधर भाग करके अपने प्राणों की रक्षा भी करनी पड़ी थी मार्टिन लूथर को। और 1546 ईस्वी में इसकी जो है एक प्रकार से मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के समय लगभग सारी जनता जर्मनी की जो थी वो धार्मिक संघर्षों में व्यस्त थी। ठीक है, तो ये था प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारक के रूप में मार्टिन लूथर की भूमिका जो कि मैंने आपको बताई। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है आपका भाई? प्रश्न है कि 8वां प्रश्न आप देखिएगा। प्रश्न है पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। समझने का प्रयास करते हैं पुनर्जागरण की विशेषताओं के बारे में। तो पुनर्जागरण की अगर बात की जाए तो पुनर्जागरण की जो विशेषता है, पहली विशेषता है मानववाद की। पहली विशेषता कौन सी भाई? मानववाद। मानववाद की अगर बात की जाए, इसकी पहली विशेषता मानववाद इसलिए है क्योंकि मानववाद शब्द की जो उत्पत्ति हुई वो लैटिन भाषा के ह्यूमैनिटीज शब्द से हुई है, ह्यूमैनिटस शब्द से। ठीक है, और इसका मतलब होता है उन्नत ज्ञान। यानी मानववादी साहित्यकारों ने प्राचीन यूनानी और यूरानी या रोमन साहित्य का ज्ञान आवश्यक बताया और ख़ास करके उन्होंने मध्य युग में प्रचलित साहित्य के प्रति कोई निष्ठा नहीं दिखाई और उन्होंने अपना ध्यान प्राचीन यूनानी और यूरानी और रोमन ग्रंथों के पुनरुद्धार की ओर केंद्रित किया। मानववाद का उद्देश्य मध्यकालीन बंधनों को तोड़ करके उन सभी विषयों का अध्ययन करना था जो मानव जीवन से संबंधित हो। इटली के पश्चात आप देखते हैं कि अन्य यूरोपीय देशों में भी खास करके मानववाद विचारधारा जो है आगे बढ़ती है। इसकी बात को लेकर के पेटार्क महोदय कहते हैं कि मानववाद का जनक चूँकि पेटार्कवाद को ही कहा पेटार्क को ही कहा जाता है, इसने अंधविश्वासों का परिहास उड़ाया और परलोक चिंतन के बजाय इस लोक के जीवन को आनंदपूर्वक व्यतीत करने पर बल दिया। तो मानववाद की विचारधारा ये पुनर्जागरण की पहली विशेषता आई उस समय। दूसरी विशेषता जो रही पुनर्जागरण की वो रही है धर्मनिरपेक्षवाद। पुनर्जागरण काल की तीसरी या दूसरी विशेषता, प्रमुख विशेषता रही है ये। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता। मध्यकालीन शिक्षा और साहित्य पर आप देखते कैथोलिक चर्च का नियंत्रण स्थापित था और जिस कारण से अधिकतर धर्म जो था धर्म प्रभावित साहित्य की रचना की जा रही थी, मतलब कि ऐसी साहित्य लिखे जा रहे थे जो कि धर्म से प्रभावित थे। तो खास करके जिस कारण से अधिकतर धर्म प्रभावित साहित्य की रचना हो रही थी, परंतु सांस्कृतिक पुनर्जागरण में मानव मस्तिष्क को परंपरागत संकुचित विचारधाराओं से मुक्त करके उनमें स्वतंत्र चिंतन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उदय किया जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, धर्म और अंधविश्वास का प्रभाव कम होने लगा और धर्मनिरपेक्षता की भावना का उदय हुआ। और धर्मनिरपेक्षता एक प्रकार से दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है पुनर्जागरण की। तीसरी जो विशेषता है वो है उदारवाद। चूँकि सांस्कृतिक पुनर्जागरण ने उदारवाद को भी विकसित किया है। मध्ययुगीन संस्कृति धर्म प्रभावित थी और जिसके कारण से उसमें रूढ़िवादिता और अनुदारता होना स्वाभाविक सी बात है, परंतु पुनर्जागरण के द्वारा क्या हुआ, धर्मनिरपेक्षता की भावना का उदय हुआ और धर्मनिरपेक्षवाद के फलस्वरूप क्या हुआ, धर्म और प्रतिक्रियावाद के बंधन शिथिल हो जाते हैं और उदारवाद का विकास होता है। तो उदारवाद एक प्रकार से पुनर्जागरण की ये तीसरी विशेषता रही। चौथी विशेषता है चर्च विरोधी भावना। चूँकि पुनर्जागरण काल में वैज्ञानिक और आलोचनात्मक दृष्टिकोण के उदय के कारण से क्या हुआ, जहाँ एक और धर्मनिरपेक्ष
वाद का उदय हुआ, वहीं दूसरी ओर लोगों ने कैथोलिक चर्च और उसके धर्म अधिकारियों के संबंध में भी चिंतन किया, जिससे क्या हुआ कि उन्होंने चर्च में जो बुराइयां थीं, जो धर्म अधिकारियों में तमाम कुरीतियां व्याप्त थीं, उन कुरीतियों की आलोचना करी और इसके परिणाम स्वरूप लोगों में कैथोलिक चर्च और धर्म अधिकारियों के विरुद्ध भावना का उदय हुआ। कैथोलिक चर्च द्वारा आलोचकों को दंडित एवं निंदित किया गया और समय बीतने पर क्या हुआ, इस चर्च विरोधी भावना ने धर्म सुधार का आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया और मार्टिन लूथर, आपको पता होगा, कैथोलिक धर्म के ही आलोचना के परिणाम स्वरूप जो है प्रोटेस्टेंट नीति का एक प्रकार से चिट्ठा बना दिया था उसने। पांचवी विशेषता या प्रवृत्ति जो है वो पुनर्जागरण की ये रही, राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो चुका था। चूँकि पुनर्जागरण काल में राष्ट्रीयता की भावना का विकास आरंभ हो गया था, पश्चिमी यूरोप में अनेक राष्ट्रीय राज्यों का उत्कर्ष हो रहा था और इन राज्यों के शासकों ने राजतंत्र को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया। राष्ट्रीयता की भावना के उदय के कारण से इस काल में देशज भाषाओं और राष्ट्रीय साहित्य की भी प्रगति होती है। तो ये सब एक प्रकार से पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषताएं थी जो कि मैंने आपको बताई। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। तो आप लोगों ने 8 लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को जाना, बाकी हम देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। खंड सा में दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं जिनकी संख्या 4 होती है, उनमें से केवल आपको 2 ही प्रश्न करने होते हैं। एक प्रश्न का उत्तर आपको 500 शब्दों में लिखना होता है, 10 नंबर का एक प्रश्न होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न है, विश्व इतिहास में अमेरिकी क्रांति यानी अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम जो रहा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, उसके कारणों का उल्लेख कीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, आपकी परीक्षा में आ सकता है, इसको पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न है, धर्म सुधार आंदोलन से आप क्या समझते हैं और इसके प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तीसरा नंबर, प्रथम विश्व युद्ध के कारणों की व्याख्या कीजिए। ये भी बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा में ये प्रश्न आने वाला एकदम से, प्रथम विश्व युद्ध वाला कन्फर्म है आएगा। वहीं अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, मार्टिन लूथर कौन था? जर्मनी के धर्म सुधार आंदोलन में उसकी सफलता का उसकी सफलता जो हुई, खास करके उसकी सफलता का कारण बताइए मार्टिन लूथर का। मैंने अभी शुरुआत में मार्टिन लूथर के बारे में चर्चा ही करी है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने तमाम प्रकार के प्रश्नों को समझा और जाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। तो इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये 4 क्वेश्चन आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, दीर्घ उत्तरीय के हैं, बाकी ये लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, ठीक है। और आप इन 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी तैयार कर लीजिएगा। बाकी महासंग्राम वीडियो पड़ी हुई है, 2 वीडियो 2 पार्ट में है, वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको आप देख लीजिएगा। 2 पार्ट में मॉडल पेपर के नाम से अवेलेबल होगी वीडियो, तो उसको आप देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी मध्यकालीन इतिहास की। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर भी है और लिखित मॉडल पेपर उसमें नहीं था, तो लिखित मॉडल पेपर ये है। बाकी 2 मॉडल पेपर पहले से अवेलेबल हैं, वो क्वेश्चंस और आंसर्स की श्रृंखला है, उसमें प्रश्न और उत्तर आपको लिखे हुए मिलेंगे। बहुत सारे प्रश्न और उत्तर पर उसमें चर्चा करी गई है, तो आप उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, उन वीडियोज़ को मैंने संकलित कर दिया है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।